हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है और हमारा टॉपिक है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 53 से। आपको सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ संस्थाएं हैं, दूसरे तरफ उसके स्थान। तो इसरो बताइए कहां पर स्थित है। इसरो बंगलुरु में है। IUCA जो है यह पुणे में है। IUAC यह नई दिल्ली में है और VSSC जो है यह तिरुवनंतपुरम में है। ठीक है, और इसके संदर्भ में ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। IUAC यानी इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलरेटर सेंटर जो है नई दिल्ली में है। और IUCA इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स जो है यह पुणे में है। ध्यान रखिएगा। 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो बताइए, इसका जवाब आपको मालूम होगा। सी ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केंद्र श्रीहरिकोटा में है। कहां पे है आप कमेंट करके बताइए कि जो इसरो का मुख्यालय कहां पे है। जस्ट हम लोगों ने कुछ ही सेकंड पहले इसके बारे में डिस्कस किया है। तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है, ध्यान रखिएगा। और इसका जो स्थापना वर्ष है 1972 है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। इसरो के केंद्र और स्थान दिया गया है, बताइए कि इसमें से कौन सही है। तो देखिए, पहला जो दिया गया विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम केरल में है, बिल्कुल सही है। और URAC यानी जो उपग्रह केंद्र है UR राव उपग्रह केंद्र, यह बेंगलुरु कर्नाटक में है। तो पहला यानी ए और बी स्टेटमेंट जो है इसमें जो दिया गया है वह बिल्कुल सही है। देखिए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में केरल में है, जबकि UR राव उपग्रह केंद्र बंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र हैदराबाद तेलंगाना में है और भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। IIRS भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार की एक यूनिट है। 56 है, त्रिवेंद्रम अवस्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मुख्यतः संबंधित है, बताइए किससे संबंधित है। तो पहला स्टेटमेंट है रॉकेट छोड़ने के लिए प्रणोदकों के अनुसंधान से, और इसमें चौथा जो स्टेटमेंट है उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों के विकास से। तो पहला और चौथा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। त्रिवेंद्रम अवस्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मुख्यतः रॉकेट छोड़ने के लिए प्रणोदकों के अनुसंधान से और उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों के विकास से संबंधित है। भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का प्रारंभ वर्ष 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के स्थापना के साथ हुआ। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई दिशा देने का जो श्रेय है स्वर्गीय डॉक्टर विक्रम साराभाई को जाता है, और इन्हीं के द्वारा भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की नीति जो है तैयार की गई, जिसमें इस प्रौद्योगिकी के व्यवहारिक प्रयोग को प्राथमिकता दी गई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 में आपको बताना है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे। तो आपको मालूम ही है, इसके बारे में डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। डॉक्टर विक्रम अम्बाला साराभाई, इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 58 है, आपको बताना है कि जो कथन ए कह रहा है कि एक हवाई जहाज के पंख के ऊपरी सतह उन्नतोदर बनाई जाती है और निचली सतह होती है नतोदर बनाई जाती है। कारण आर है शीर्ष भाग पर वायु प्रवाह की द्रुत गति कम होती है और इसलिए अधोभाग में शीर्ष भाग से दबाव कम रहता है। इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन। ए सही है और आर गलत है। देखिए, एक हवाई जहाज के पंख के ऊपरी सतह उन्नतोदर बनाई जाती है और निचली सतह नतोदर बनाई जाती है। तो ये जो कथन है सत्य है। वायुयान के पंख की अनुप्रस्थ काट के आकार की संरचना इस प्रकार होती है कि पंख के ऊपर की हवा की गति नीचे के जो पंख है, नीचे की जो हवा है इसके गति से अधिक होती है, और इस प्रकार पंख के ऊपर एक निम्न वायु दाब का जो है क्षेत्र बन जाता है, और इस कारण विमान ऊपरी बल के द्वारा ऊपर की ओर उठने लगता है। इसलिए कारण जो आर दिया गया था असत्य है। 59 है, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है। ब्लैक बॉक्स, इसका रंग होता है नारंगी, डी ऑप्शन। और यह बहुत बार क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। देखिए, जो ब्लैक बॉक्स है ये क्या होता है। वायुयान में ब्लैक बॉक्स का जो रंग होता है ऑरेंज होता है, ताकि उन्हें
किसी दुर्घटना के बाद मतलब कि उनके सर्च करने में, उन्हें ढूंढने में सरलता से, मतलब कि या सरलता हो। यानी जब दुर्घटना हो जाता है किसी विमान का, तो ब्लैक जो बॉक्स होता है, इनके माध्यम से उन्हें ढूंढा जा सकता है। यह एक ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस होती है जो कि वायुयानों के कॉकपिट में पायलटों की बातचीत को रिकॉर्ड करती है और कुछ अनहोनी या अनहोनी घटित होने पर जांचकर्ता इसके माध्यम से निष्कर्ष प्राप्त करते हैं। 60 है, चंद्रयान किस तारीख को चंद्र कक्ष में पहुंचा? इसका सही जवाब होगा 8 नवंबर को। चंद्रयान 1 जो है भारत का पहला मानव रहित चंद्र मिशन था। इस मिशन को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रमा पर स्थापित करने के लिए भेजा गया और यह 30 अगस्त 2009 तक सक्रिय रहा। 8 नवंबर 2008 को चंद्रयान भारतीय समय अनुसार करीब 5 बजे चंद्रमा के कक्षा में स्थापित हो गया। 61 है, भारत के चंद्र मिशन के अंतरिक्ष यान का जो नाम है क्या है? आपको मालूम है, चंद्रयान 1 भी है और चंद्रयान 2 भी है। देखिए 22 अक्टूबर 2008 को प्रक्षेपित भारत के चंद्र मिशन अंतरिक्ष यान का नाम चंद्रयान 1 है। यह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से जो है प्रक्षेपित किया गया था और चंद्रयान 2 भी भारतीय चंद्र अभियान का ही एक हिस्सा है। इस मिशन का प्रक्षेपण जो है 22 जुलाई 2019 को GSLV मार्क 3 MI रॉकेट के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 62 है, चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण किया गया था कहां से? तो आपको मालूम है आंध्र प्रदेश से। चंद्रयान 2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं कौन थे? तो सही जवाब है डॉक्टर एम अन्नादुरै, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसके बारे में पहले देख लेते हैं। चंद्रयान 2 जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का एक चंद्र अन्वेषण अभियान है। GSLV प्रक्षेपण यान के द्वारा जुलाई 2019 में प्रक्षेपित इस अभियान में भारत निर्मित एक लूनर ऑर्बिटर, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान नामक एक रोवर शामिल था। इनका नाम याद रखिएगा, लूनर ऑर्बिटर, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान नामक एक रोवर। डॉक्टर माइलस्वामी अन्नादुरै के नेतृत्व में चंद्रयान 1 अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाली टीम ने चंद्रयान 2 पर भी काम किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, जुलाई 2019 में अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 को किस भारतीय राज्य से प्रक्षेपित किया गया था? सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश। 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार के द्वितीय लॉन्च पैड से GSLV मार्क 3 M1 था। इस रॉकेट के द्वारा चंद्रयान 2 मिशन का जो है प्रक्षेपण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। तो याद रखिएगा जो GSLV मार्क 3 M1 था इसके द्वारा। 65 है, चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो के द्वारा किस जियोसिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया था? आपको मालूम ही है, GSLV मार्क 3 M1। और चंद्रयान 2 को जो है इसकी निर्धारित कक्षा में ले जाने के लिए जो है GSLV मार्क 3 M1 का प्रयोग किया गया था और यह भारत का 3 चरणों वाला अब तक का सबसे शक्तिशाली लॉन्चर है जो 4 टन के उपग्रह को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में प्रक्षेपित करने में सक्षम है। 66 है, चंद्रमा पर जाने के लिए दुनिया की पहली प्राइवेट फ्लाइट योजना का नाम क्या है? चंद्रमा पर जाने के लिए दुनिया की पहली प्राइवेट फ्लाइट योजना का नाम है मून एक्सप्रेस। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। प्रश्नकाल के दौरान बात किया जाए तो चंद्रमा पर जाने के लिए दुनिया की पहली प्राइवेट फ्लाइट योजना के रूप में मून एक्सप्रेस का नाम प्रस्तावित था। हालांकि फरवरी 2019 में स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित इजराइल के बेयर सीट लैंडर को निजी रूप से वित्त पोषित प्रथम चंद्र मिशन की संज्ञा दी गई। यह मिशन असफल रहा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसरो के द्वारा प्रमोचित मंगलयान, पहला है इसको मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है। दूसरा है इसने भारत को यूएसए के बाद मंगल के चारों ओर अंतरिक्ष यान को चक्रमण कराने वाला दूसरा देश बना दिया है। और तीसरा है इसने भारत को एकमात्र ऐसा देश बना दिया है जिसने अपने अंतरिक्ष यान को मंगल के चारों ओर चक्रमण कराने में जो है पहली बार में ही सफलता प्राप्त कर ली है। तो देखिए इसके संदर्भ में जो आपका पहला और तीसरा स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। इसके बारे में देख लेते हैं।
देखिए 5 नवंबर 2013 को ध्रुवीय रॉकेट यानी पीएसएलवी C-25 के जरिए भारत के मंगलयान यानी मॉम को जो है प्रक्षेपण किया गया था। मॉम यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन। मंगलयान 24 सितंबर 2014 को मंगल के कक्षा में प्रविष्ट हो गया और इसी के साथ भारत ऐसा पहला राष्ट्र बन गया जिसने अपने पहले ही प्रयास में मंगल के कक्षा में अपने अंतरिक्ष यान की सफल स्थापना कर एक विश्व कीर्तिमान बनाया। भारत के पूर्व अमेरिका, रूस और यूरोपियन संघ मंगल की कक्षा में अपने अंतरिक्ष यान को स्थापित करने की उपलब्धि प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए जो कथन सेकंड था असत्य है। 68 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन चीनी अंतरिक्ष यान सेंझाओ 7 के बारे में सही नहीं है? तो याद रखिएगा जो चीनी अंतरिक्ष यान है सेंझाओ 7, इसके बारे में एक स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है, वो है आपका इसमें चारों अंतरिक्ष यात्री थे। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें जो है इसके बारे में सही नहीं है। चीन के तीसरे मानव युक्त अंतरिक्ष यान सेंझाओ 7 में 3 अंतरिक्ष यात्री थे। यह चीन के पूर्वोत्तर राज्य गांसू में स्थित जियोकुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से जो है 25 सितंबर 2008 को प्रक्षेपित किया गया था। सेंझाओ कार्यक्रम के तहत ही एक मानव युक्त अंतरिक्ष यान जो है सेंझाओ 9 को 16 जून 2012 को प्रक्षेपित किया गया था और इसी मिशन के द्वारा चीन की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री लियू यांग को अंतरिक्ष में भेजा गया था। इनका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 69 है, अगस्त 2016 में चीन ने मिसियस उपनाम से एक प्रणाली विकसित की जो ए ऑप्शन है एक प्राचीन चीनी संगीत प्रणाली है, बी एक क्वांटम उपग्रह संचार प्रणाली है और इसमें जो सी है एक कंप्यूटर गेम है और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बी आपका सही जवाब होगा, यह क्वांटम संचार उपग्रह है। ठीक है, 16 अगस्त 2016 को चीन के द्वारा विश्व के पहले क्वांटम संचार उपग्रह का जो है प्रक्षेपण किया गया। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के चीनी दार्शनिक और वैज्ञानिक के नाम पर इस ग्रह को मिसियस उपनाम दिया गया है। 70 नंबर है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में उपग्रह को ले जाने वाले विश्व के सबसे छोटे रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया? सही जवाब होगा जाक्सा। फरवरी 2018 में जापान की अंतरिक्ष एजेंसी, जापान का अंतरिक्ष जो एजेंसी है जाक्सा, इसको ध्यान रखिएगा, इसने उपग्रह को ले जाने वाले विश्व के सबसे छोटे रॉकेट को जो है सफल प्रक्षेपण किया जाक्सा ने। ठीक है, यह कहां की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो जापान की। 71 है, हाल ही में इसरो और CNES ने एक संयुक्त समुद्री निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। CNES किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो CNES जो अंतरिक्ष एजेंसी है यह फ्रांस की है और इसका जो पूरा नाम है देख लेते हैं। देखिए 2019 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES जिसे बोलते हैं, इसने समुद्री निगरानी के उद्देश्य से उपग्रहों का समूह निर्मित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और इसका लक्ष्य हिंद महासागर में जहाजों को पहचानना और उनकी उपस्थिति का पता लगाना है। 72 है, नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी स्थित है पासाडेना में। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी जो स्थित है पासाडेना में है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 73 है। 73 में जो क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रिड लाइटिंग 10 जिसका हाल ही में समाचारों में उल्लेख हुआ, यह क्या है? तो ग्रिड लाइटिंग 10 जो है यह क्या है? तो देखिए यह नासा के द्वारा प्रशिक्षित विद्युत विमान है। देखिए ग्रिड लाइटिंग 10 जो है 10 इंजनों वाला एक विद्युत विमान है जिसका विकास नासा के द्वारा किया जा रहा है और यह एक ऐसा विमान है जो टेक ऑफ एवं लैंड तो एक ही या एक हेलीकॉप्टर के तरह करता है, जबकि हवा में एक वायुयान के भांति ही उड़ान भरता है। 74 है, नासा की डीप इंपैक्ट अंतरिक्ष मिशन कौन से धूमकेतु केंद्रक के विस्तृत चित्र लेने के लिए प्रयोग में लाया गया? नासा का डीप इंपैक्ट अंतरिक्ष मिशन कौन से धूमकेतु केंद्रक के विस्तृत चित्र लेने के लिए प्रयोग में लाया गया? सही जवाब होगा टेम्पल 1।
देखिए, डीप इंपैक्ट अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा 12 जनवरी 2005 को प्रक्षेपित एक अंतरिक्ष अन्वेषक अभियान है। यह अंतरिक्ष यान डेल्टा सेकंड के द्वारा टेम्पल 1 धूमकेतु के अन्वेषण के लिए प्रक्षेपित किया गया था। 429 मिलियन किलोमीटर की यात्रा 174 दिवसों में संपन्न कर डीप इंपैक्ट का स्मार्ट जो है इंपैक्टर इससे अलग होकर 4 जुलाई 2005 को टेम्पल 1 से टकराया। इंपैक्टर ने इसके नाभिक में प्रवेश कर धूमकेतु के पदार्थों का चित्र जो है पृथ्वी पर विस्तृत तौर पे जो है संप्रेषित करने में सहायता प्रदान की। डीप इंपैक्ट अभियान के माध्यम से पहली बार किसी धूमकेतु के नाभिक में प्रवेश कर उसके ग्रहीय पदार्थों का चित्र प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई, और मतलब कि इसको प्राप्त हो गया। और पूर्व के गिवोटो एवं स्टारडस्ट अभियानों के द्वारा केवल धूमकेतु के सतह का चित्र प्राप्त करने में भी इसने जो है सफलता प्राप्त की थी। 75 है, नासा के मंगल ग्रह पर यान का क्या नाम है? नासा के मंगल ग्रह पर जो यान है उसका नाम बताना है। सही जवाब होगा फिनिक्स। फिनिक्स देखिए एक रोबोटिक अंतरिक्ष यान है जिसे नासा के मंगल स्काउट कार्यक्रम के तहत मंगल ग्रह पर अन्वेषण के लिए भेजा गया था। यह अंतरिक्ष यान 25 मई 2008 को मंगल पर उतरा था और यह मिशन नवंबर 2008 तक कार्यशील रहा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76 है, मंगल ग्रह पर जनवरी 2004 में पहुंचने वाला प्रथम अमेरिकी रोवर कौन सा था? मंगल ग्रह पर जनवरी 2004 में पहुंचने वाला प्रथम अमेरिकी रोवर था स्पिरिट, सी ऑप्शन। स्पिरिट रोवर देखिए नासा के मंगल अन्वेषण रोवर मिशन के तहत मंगल पर भेजे गए 2 रोवरों में से एक था। यह एक रोबोटिक रोवर है जो 4 जनवरी 2004 को मंगल पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ और यह रोवर वर्ष 2010 तक क्रियाशील रहा। दूसरे रोवर अपॉर्चुनिटी वर्ष 2018 तक क्रियाशील रहा। नासा के मार्स साइंस लेबोरेटरी मिशन के तहत एक अन्य रोवर क्यूरोसिटी 26 नवंबर 2011 को प्रक्षेपित किया गया था जो अगस्त 2012 में जो है मंगल के गेल क्रेटर पर लैंड हुआ। 77 नंबर क्वेश्चन है, नासा के अनुसार मंगल ग्रह पर उपस्थित जीवन के अब तक पाए गए लक्षणों में सम्मिलित है। तो मंगल ग्रह पर उपस्थित जीवन के जो अब तक लक्षण पाए गए हैं कौन कौन से हैं? तो जल है, जिप्सम है और मीथेन है। ध्यान रखिएगा, नासा के स्पिरिट तथा अपॉर्चुनिटी मिशनों के फलस्वरूप मंगल पर सल्फेट की उपस्थिति के प्रमाण जो है प्राप्त हुए हैं, जो स्पष्ट रूप से इस बात का संकेत देता है कि पूर्व में इस ग्रह पर जल उपस्थित था। जिप्सम जो एक प्रकार का सल्फेट है, इसकी उपस्थिति भी मंगल ग्रह पर दर्ज की गई। मंगल के वायुमंडल में मीथेन की उपस्थिति से वहां जीवन की संभावना व्यक्त की गई। 78 है, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन जीवन के अस्तित्व के लिए प्रयुक्त हो सकता है? वह है आपका मंगल, ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। हाल ही में साइंस जर्नल नेचर में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार नासा के वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह की सतह के नीचे लवणीय जल में ऑक्सीजन की उपस्थिति के प्रमाण मिले हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार लवणीय जल में इतनी ऑक्सीजन उपस्थित है जो सूक्ष्म जीवों के जीवन के लिए पर्याप्त होगी और इसके पूर्व शोधकर्ताओं ने मंगल ग्रह पर पहली बार एक विशाल भूमिगत झील को खोजने का भी जो है दावा किया था। 79 है, मीथेन उपस्थित है किसके वायुमंडल में? तो आपको मालूम है, बताइए। मंगल और बृहस्पति के। तो सी और डी आपका बिल्कुल सही होगा। बृहस्पति के वायुमंडल में 90% हाइड्रोजन, 10% हीलियम और 0.7% मीथेन और अत्यल्प मात्रा में अमोनिया, सल्फर और जलवाष्प मौजूद है। नासा के क्यूरोसिटी मिशन से प्राप्त आंकड़ों से यह बात पता चलता है या यह जो कह सकते हैं कि खोज हुआ कि मंगल के वायुमंडल में भी मीथेन की उपस्थिति के जो है संकेत मिले। 80 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिकी पत्रिका विज्ञान के द्वारा 26 जुलाई 2018 को जारी रिपोर्ट के अनुसार एक विशाल भूमिगत झील का पता किस ग्रह पर चला? सही जवाब क्या होगा? आपको मालूम ही है, मंगल ग्रह पर। हाल ही में अमेरिकी जर्नल साइंस में प्रकाशित एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने मंगल ग्रह पर पहली बार विशाल भूमिगत झील खोजने का जो है दावा किया है। मंगल के हिमखंड के नीचे अवस्थित यह झील लगभग 20 किलोमीटर चौड़ी है। 81 है, अंतरिक्ष यान डिस्कवरी जिसे 4 जुलाई 2006 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया, इसके ईंधन टैंक को भरा गया था। बताइए किसके, मतलब किससे?
तो द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन के मिश्रण से। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। स्पेस शटलों को रॉकेट की तरह प्रक्षेपित किया जाता है। ये उपग्रहों की तरह पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं और हवाई जहाज की भांति जो है पुनः पृथ्वी पे उतर भी आते हैं। किसी स्पेस शटल के मुख्य भाग में ईंधन टैंक, ऑर्बिटर, बूस्टर आदि जो है शामिल होते हैं। इन अंतरिक्ष यानों के ईंधन टैंक में द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग प्रणोदक के रूप में किया जाता है। चैलेंजर, कोलंबिया, डिस्कवरी, अटलांटिस और एंडेवर आदि नासा के स्पेस शटल हैं। ये सब अब जो है सेवानिवृत्त हो चुके हैं। 82 है, निम्नलिखित में से किस नाम का जानवर 3 नवंबर 1957 को अंतरिक्ष में भेजा गया था? आपका सही जवाब क्या होगा? लाइका। एक कुतिया थी, इसको जो है पहली बार जो है अंतरिक्ष में भेजा गया था। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 3 नवंबर 1957 को लाइका नामक कुतिया को स्पुतनिक सेकंड अंतरिक्ष यान के द्वारा जो है अंतरिक्ष में भेजा गया था। 28 मई 1959 को एवल और बेकर नामक बंदर जो है अंतरिक्ष में भेजे गए। 19 अगस्त 1960 को स्पुतनिक 5 में अंतरिक्ष यान के द्वारा बेलका नामक कुत्ते को जो है अंतरिक्ष में भेजा गया। 28 जनवरी 2013 को ईरान ने पिसगाम रॉकेट के द्वारा एक बंदर को अंतरिक्ष में भेजा। 83 है, अंतरिक्ष खोज के लिए अपोलो 8 कब छोड़ा गया था? अपोलो 8 का प्रक्षेपण देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा चंद्रमा के कक्षा के अध्ययन के लिए 21 दिसंबर 1968 को किया गया था। 21 दिसंबर 1968 आपका जो ऑप्शन है सही नहीं है। यह नासा का पृथ्वी के कक्षा से बाहर जाकर चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला मानव युक्त अंतरिक्ष यान था। 84 है, चंद्र कक्षीय मिशन सेलिन 1 निम्नलिखित में से किस एक का है? तो किसका है? तो जापान का है। सही जवाब जापान होगा। सेलिन 1 यह जापान का प्रथम चंद्रयान है जो 14 सितंबर 2007 को प्रक्षेपित किया गया। सेलिन 1 को बताइए कागुया नाम से भी जाना जाता है। 85 है, जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना। पहला कथन है, जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है और अतः यह जो है अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। दूसरा है, रॉकेट अपनी ऑक्सीजन पूर्ति गैस के रूप में और ईंधन साथ ले जाता है। तो इसमें से बताइए कौन सा जेट इंजन और रॉकेट के बारे में सत्य है? देखिए ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसमें पहला जो स्टेटमेंट है सही होगा। कैसे? जेट इंजन परिवेश से ऑक्सीजन प्राप्त करने या कर अपने लिए जो है मतलब कि ठेल प्राप्त करता है, थ्रस्ट प्राप्त करता है, जबकि रॉकेट स्वनिहित ईंधन को बाहर कर अपेक्षित थ्रस्ट जो है प्राप्त करता है। इस कारण जेट इंजन अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त होता है, जबकि रॉकेट जो है अपनी ऑक्सीजन आपूर्ति को गैस के रूप में नहीं बल्कि द्रव या ठोस प्रणोदक ऑक्सीकारक प्लस ईंधन के रूप में ले जाता है। 86 है, समताप मंडल के निचले भाग में जेट विमान बहुत आसानी से या बहु आसानी और निर्विघ्नता के साथ जो है उड़ सकते हैं। इसका उपयुक्त स्पष्टीकरण क्या है? समताप मंडल के निचले भाग में जेट विमान बहुत आसानी से निर्विघ्नता यानी बिना बाधा के साथ उड़ सकते हैं। इसका जो उपयुक्त स्पष्टीकरण है क्या है? थोड़ा सा हिंदी का टर्म में ध्यान रखिएगा, कभी कभी मिसिंग हो जाता है। पहला, इसमें सप्ताह मंडल के निचले भाग में बादल या जल वाष्प नहीं होते हैं। दूसरा, समताप मंडल के निचले भाग में ऊर्ध्वाधर पवन नहीं होती है। तो इसमें पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है। देखिए ध्यान रखिएगा, जेट विमान समताप मंडल में निम्न तापमानों पर ईंधन का दहन कुशलता पूर्वक कर लेते हैं। साथ ही समताप मंडल में संवहनीय जो तापन होता है, इसके फलस्वरूप क्या होता है? उत्पन्न वायुमंडलीय विक्षोभ का अभाव होता है। यद्यपि मौसम संबंधी अधिकांश घटनाएं बादलों का बनना इत्यादि क्षोभ मंडल में ही होता है। ध्यान रखिएगा, जो मौसम संबंधी घटनाएं हैं किस मंडल में होता है? क्षोभ मंडल में। और जो वायुयान है कहां पर उड़ते हैं? समताप मंडल में। लेकिन फिर भी क्या होता है कि कभी कभी समताप मंडल और मध्य मंडल में बादलों का बनना जैसी घटनाएं देखी गई है। समताप मंडल के निचले भाग में ऊर्ध्वाधर पवन नहीं होती है। समग्र रूप से पहला दूसरा दोनों जो है आपका उपयुक्त स्पष्टीकरण है। 87 है, जेट हवाई यान नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में बड़ी सरलता और आसानी से उड़ता है। इसकी क्या निर्दिष्ट व्याख्या हो सकती है? दो व्याख्या दिया गया है। पहला, नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में बादल और पानी की वाष्प नहीं होती है। दूसरा, नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में लंबी या वर्टिकल हवाएं नहीं होती हैं। तो इसमें दोनों सही है, पहला और
दूसरा 88 है, किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? तो आपको मालूम ही होगा, रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे जेट इंजन कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा था 88। 89 देखते हैं। 89 में है स्ट्रेटेलाइट होता है, क्या होता है? स्ट्रेटेलाइट अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत होता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। स्ट्रेटेलाइट क्या होता है, ध्यान में रखना है। स्ट्रेटेलाइट अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित एक वायुपोत एयरशिप है जो विभिन्न प्रकार के बेतार संचार सिग्नलों को प्रसारित करने के लिए एक अस्थायी प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। स्ट्रेटेलाइट सिद्धांत जो है एक उपग्रह के ही समान है, हालांकि यह किसी कक्षा के बजाय समताप मंडल में स्थापित किया जाता है, जिससे दो तरफा उच्च गति का डाटा संचार अधिक प्रभावी रूप से संपादित होता है। 90 नंबर क्वेश्चन है, थुम्बा रॉकेट छोड़ने का केंद्र अवस्थित है। थुम्बा रॉकेट छोड़ने का जो केंद्र है वह है केरल में। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, श्री हरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है। तो श्री हरिकोटा द्वीप किसके निकट अवस्थित है? तो पुलिकट झील के। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश राज्य के तटीय क्षेत्र में स्थित एक द्वीप है और इसी स्थान पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। श्री हरिकोटा द्वीप पुलिकट झील को बंगाल के खाड़ी के समुद्र से जो है अलग करता है। ठीक है, 92 नंबर क्वेश्चन है, श्री हरिकोटा रेंज जो कि भारत का उपग्रह छोड़ने का केंद्र है किस राज्य में स्थित है? श्री हरिकोटा रेंज जो भारत का उपग्रह छोड़ने का केंद्र है या किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, फरवरी 2004 में एक विस्फोट हुआ भारत के अंतरिक्ष केंद्र में। फरवरी 2004 में भारत के किस अंतरिक्ष केंद्र में जो है एक विस्फोट हुआ था? तो सही जवाब है श्री हरिकोटा में। फरवरी 2004 में श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में विस्फोट हुआ था। यह विस्फोट अंतरिक्ष केंद्र के ठोस प्रणोदक अंतरिक्ष बूस्टर संयंत्र में हुआ था। 94 है, गैलीलियो परियोजना जो हाल में चर्चा का विषय थी, क्या है? गैलीलियो परियोजना क्या है? तो गैलीलियो परियोजना यूरोपीय संघ के द्वारा विकसित की जा रही एक बहु उपग्रह संचालन परियोजना है। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इसके बारे में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। गैलीलियो परियोजना अमेरिका के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस तथा रूस के ग्लोनास की तरह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और यूरोपीय संघ की एक बहु उपग्रह संचालन परियोजना है। इस परियोजना की शुरुआत 2003 में की गई थी। 3 अरब यूरो के इस कार्यक्रम के तहत 30 उपग्रहों की यानी 30 उपग्रहों की एक श्रृंखला को 2006 से 2010 के बीच पृथ्वी की सतह से 23,222 किलोमीटर ऊपर स्थापित किया जाना था। इस श्रृंखला के प्रथम प्रायोगिक उपग्रह गियो ए को जो है 28 दिसंबर 2005 को पृथ्वी के कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया और इस परियोजना में यूरोपीय संघ के अतिरिक्त इजराइल, यूक्रेन, मोरक्को, दक्षिण कोरिया, नॉर्वे की सहभागिता है। यहां उल्लेखनीय है कि बहु उपग्रह संचालन परियोजना के द्वारा पृथ्वी पर स्थित किसी भी वस्तु की सही अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति ऊंचाई का पता उपग्रह से प्राप्त संकेत के द्वारा लगाया जा सकता है। 95 है, विकसित लेजर व्यतिकरण मापी अंतरिक्ष एंटेना परियोजना का क्या प्रयोजन है? विकसित लेजर व्यतिकरण मापी अंतरिक्ष एंटेना परियोजना का क्या प्रयोजन है? तो सही जवाब होगा गुरुत्वीय तरंगों का संसूचन करना। देखिए, इलिसा जो है परियोजना के तहत विभिन्न या भिन्न लेकिन एक दूसरे से संबंध अंतरिक्ष यान शामिल हैं। यह अंतरिक्ष यान एक त्रिकोणीय विन्यास में सूर्य की परिक्रमा करेंगे। ये तीनों अंतरिक्ष यान संयुक्त रूप से एक परिशुद्ध इंटरफेरोमीटर की रचना करेंगे। ये इंटरफेरोमीटर 0.1 मीटर हर्ट्ज से 1 हर्ट्ज की आवृत्ति के रेंज में गुरुत्वीय तरंगों का जो है पता लगाने में सक्षम होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 है, क्रायोजेनिक ताप से आशय है उस ताप से जो कितना? क्रायोजेनिक टेम्परेचर से आशय उस ताप से जो -150 डिग्री से कम है। सी ऑप्शन। बहुत कम ताप यानी -150 डिग्री से कम तथा इस ताप पर तत्वों के व्यवहार को जो है
इसको अध्ययन करने के लिए मतलब अध्ययन को या इस व्यवहार का अध्ययन को क्रायोजेनिक्स कहते हैं। 97 है न्यून तापमानों यानी क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है। किसमें होता है? तो अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय जो है प्रोत्थापन दिया गया, चुंबकीय और दूरमिति में। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। न्यून तापमानों में यानी क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन और दूरमिति में होता है। 98 है निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। देखिए क्रायोजेनिक शब्द जो है ग्रीक भाषा के शब्द क्रायोस से बना है। तो क्रायोजेनिक शब्द किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा के क्रायोस से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है हिमशीत या आइस कोल्ड, यानी बर्फ की तरह शीतल या निम्न ताप। प्राय 0 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे के ताप को क्रायोजेनिक ताप कहते हैं। -150 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर भरे प्रणोदकों का सरलता से ईंधन के रूप में प्रयोग करने वाला इंजन क्रायोजेनिक इंजन कहलाता है। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। 99 है निम्न तापी इंजन प्रयोग में लाते हैं। निम्न तापी इंजन प्रयोग में लाते हैं, आपको मालूम है इसका सही जवाब क्या होगा? तो आपका सही जवाब है द्रव ऑक्सीजन ऑक्सीकारक के रूप में और द्रव हाइड्रोजन ईंधन के रूप में। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए निम्न तापी या क्रायोजेनिक इंजनों में सामान्यतः द्रव ऑक्सीजन ऑक्सीकारक के रूप में और द्रव हाइड्रोजन ईंधन के रूप में प्रयुक्त होती है। क्रायोजेनिक इंजन के सहायता से ही जीएसएलवी रॉकेट में प्रयुक्त होने वाला प्रणोदक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को जो है न्यून तापमान पर द्रव अवस्था में रखा जाता है। और इस प्रकार स्पष्ट है कि क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी पर आधारित इंजनों में द्रव प्रणोदकों का प्रयोग किया जाता है और द्रव अवस्था में गैसें सघन होती हैं, इसीलिए इसे गैसीय अवस्था की अपेक्षा क्या अधिक सरलता से जो है नियंत्रित किया जा सकता है। निम्न तापी इंजन यानी क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग स्पेस शटल में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 है क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है तो स्पेस शटल में। सेम क्वेश्चन सेम जवाब। क्वेश्चन नंबर 101 है निम्नलिखित में से किसको जो है रॉकेट नोदकों के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो रॉकेट नोदकों के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, तो सही जवाब क्या होगा? देखिए इसमें जो मतलब कि ऑप्शन दिया गया है डाउटफुल ऑप्शन है, ठीक है। प्रश्नगत विकल्पों में सभी रॉकेट जो है नोदकों के रूप में प्रयुक्त होते हैं, तो इसमें जो ऑप्शन है डाउटफुल है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है निम्नलिखित सिद्धांत पे रॉकेट कार्य करता है। किसके सिद्धांत पे रॉकेट कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। रॉकेट के ऊपर जाने का जो सिद्धांत है संवेग संरक्षण पर आधारित है। रॉकेट से गैस से अत्यधिक वेग से पीछे की ओर निकलती है जो रॉकेट के ऊपर उठने के लिए आवश्यक संवेग प्रदान करती है। संवेग संरक्षण नियम के अनुसार एक वस्तु में जितना संवेग परिवर्तन होता है दूसरी में उतना ही संवेग परिवर्तन विपरीत दिशा में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 103 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है रिसेट 2 उपग्रह कक्षा में पीएसएलवी C-12 के द्वारा अप्रैल 2009 में श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था। दूसरा है एक दूसरा उपग्रह अनुसैट जो है यह भी पीएसएलवी C-12 के द्वारा कक्षा में छोड़ा गया था और इसका निर्माण अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई के द्वारा किया गया था। बताइए इन दोनों में से कौन सा स्टेट अच्छा और भी है। तीसरा है अनुसैट एक प्रक्षेपण जो है परीक्षण यान या परीक्षणीय संचार उपग्रह है। और चौथा है जो रिसेट 2 एक खोजी उपग्रह है, वे देश की सीमाओं की चौकसी में सक्षम है। इसमें जो सही जवाब होगा डी ऑप्शन, पहला दूसरा और तीसरा चौथा भी। रिसेट 2 यह भारतीय रडार टोही उपग्रह है जो देश की सीमाओं की चौकसी के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। इसे 20 अप्रैल 2009 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पीएसएलवी C-12 रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। इसी रॉकेट के द्वारा अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई के द्वारा विकसित अनुसैट उपग्रह द्वितीय पेलोड के रूप में प्रक्षेपित किया गया। अनुसैट एक प्रायोगिक सूक्ष्म संचार उपग्रह है। 22 मई 2019 को भारत के रडार इमेजिंग भू अवलोकन उपग्रह रिसेट 2B का प्रक्षेपण पीएसएलवी C-46 के द्वारा किया गया। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। थैंक यू।